हेलो दोस्तों। आज है 10 जून और 10 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना में हाल ही में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो किस देश से खरीदे गए हैं। तो ये जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे गए हैं। पिछले साल यानी 2020 में भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था कि भारत जो अमेरिका है वो भारत को 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा और इसके लिए दोनों के बीच में 16,000 करोड़ रुपए का समझौता भी हुआ था। किस हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल की है? तो हवाई अड्डे का हमें नाम बताना है जिसने 2020 से 2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो उसने एनर्जी यूज की है वो बिल्कुल ही जीरो यूज की है। जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है, तो न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है कि उसने जो एनर्जी जो उसने विद्युत यूज की है वो कितनी है, वो जीरो यूज की गई है। तो ऐसा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो हवाई अड्डे का नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है। इसने 2020 से 2021 के बीच में लगभग 22 लाख यूनिट की बचत की है। तो 22 लाख यूनिट आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। आप घर में 100 से 500 यूनिट ही बिजली खर्च करते होगे, लेकिन इस अकेले हवाई अड्डे ने 22 लाख यूनिट बचत की है। और ये बचत किस तरह से की है? बचत की गई है सोलर पैनल के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो यह योजना हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चलिए इस योजना के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है प्राण वायु देवता, तो प्राण वायु देवता कौन होते हैं? देखो, वायु हमें कौन प्रदान करता है? वायु हमें पेड़ प्रदान करते हैं। तो ये जो योजना है यह पेड़ों से संबंधित है। तो जो पेड़ 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो उनको क्या किया जाएगा? उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। पेड़ों को पेंशन प्रदान की जाएगी जो पेड़ 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और उनको हर साल 250 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो ये योजना हरियाणा की सरकार के द्वारा पेड़ों के लिए चलाई गई है। तो हाल ही में हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी योजना चलाई गई है, और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो हरियाणा है वह पहले स्थान पर आया है। चलिए इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन बनाया गया है? तो चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। देखो, ये जो चुनाव आयोग होता है, जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसमें दो होते हैं। उसमें क्या होते हैं? दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और यहाँ पर दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। पिरामल फाउंडेशन और किसने मिलकर 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है इसका नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो यह अभियान नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन की सहायता से शुरू किया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो कोरोना मरीज हैं, जो कोविड रोगी हैं, उनकी देखभाल की जाएगी। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। सुनील छेत्री, तो ये एक फुटबॉलर हैं। तो इन्होंने सबसे अधिक गोल कर दिए हैं, और गोल के मामले में ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो जिन्होंने सबसे अधिक गोल किए हैं। और दूसरे स्थान पर अब कौन आ गए हैं? दूसरे स्थान पर आ गए हैं विश्व में सुनील छेत्री, और इन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। अगर इनकी गोल की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर के 74 गोल किए हैं, और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उन्होंने कुल मिलाकर के 103 गोल किए हैं। DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इंटरपोल द्वारा शुरू किए गए नए वैश्विक
डेटाबेस का नाम क्या है? तो जो व्यक्ति लापता हो जाते हैं उनकी खोज करने के लिए इंटरपोल द्वारा एक वैश्विक डेटाबेस बनाया गया है। और इस डेटाबेस का नाम क्या है? तो डेटाबेस का नाम रखा गया है आई फैमिलिया। आई फैमिलिया डेटाबेस का नाम रखा गया है, जिसका यूज किसके लिए किया जाएगा? आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन्स ग्लोबली थ्रू फैमिली डीएनए मैचिंग, यानी परिवार के किसी भी सदस्य का डीएनए लेकर के जो व्यक्ति खो गया है, जो व्यक्ति लापता है, उसकी खोज की जाएगी। तो इंटरपोल के द्वारा ये डेटाबेस बनाया गया है आई फैमिलिया। तो डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डेटाबेस एक तरह का सर्वर होता है, और सर्वर पर क्या होता है? सर्वर पर सारी जानकारी अपलोड होती है। जैसे हम वेबसाइट से कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे हम फेसबुक पर जाते हैं तो और उस पर हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे किसी का फ़ोटो ही सर्च करते हैं, तो वो जो फ़ोटो है वो कहाँ से आता है? वह डेटाबेस से ही आता है। तो डेटाबेस को एक तरह से हम क्या समझ सकते हैं? डेटाबेस एक तरह से क्या होता है? डेटाबेस में सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वह संरक्षित होता है। तो इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटर से बनता है इंटरनेशनल और पोल से बनता है पुलिस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यांग। ये जो किम जोंग यांग है, ये जो उत्तर कोरिया है उसके तानाशाह नहीं है। वो जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं उनका नाम क्या है? किम जोंग उन। जो तानाशाह हैं उनका नाम क्या है? बस थोड़ा सा ही अंतर है, किम जोंग उन। रायमोना आरक्षित वन। तो ये जो आरक्षित वन है इसको हाल ही में क्या बना दिया गया है? इसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। अब ये क्या बना दिया है? यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। तो हमें ये बताना है कि ये जो रायमोना आरक्षित वन है यह किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना आरक्षित वन असम राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें कि अब वर्तमान में असम राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वर्तमान में असम राज्य में 6 कुल मिलाकर के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो एक तो ये हो गया रायमोना, और 5 और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं? 5 है काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सिखोवा। तो इस तरह से ये 5 है। और हाल ही में रायमोना आरक्षित वन को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसको घोषित किसने किया है? इसको घोषित केंद्र सरकार ने किया है। तो असम के बारे में भी जान लेते हैं। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? असम यहाँ पर सबसे बीच में है। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है? ओपन स्काई संधि। तो हाल ही में रूस ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है। तो चलिए इस संधि के बारे में जान लेते हैं। इस संधि के तहत क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ये पता चलता है ओपन स्काई। तो ओपन स्काई यानी कि क्या है कि जैसे एक देश ये है, दूसरा देश ये है, और तीसरा देश ये है, और चौथा देश ये है, या एक और देश है पांचवा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं जैसे ये रूस है और यहाँ पर ये है अमेरिका। तो रूस क्या कर सकता है? अगर ये दोनों ओपन स्काई संधि के तहत आपस में मिले हुए हैं तो रूस अमेरिका की निगरानी कर सकता है। रूस क्या कर सकता है? रूस अपने जहाज़ भेज करके अमेरिका की निगरानी कर सकता है। तो इस तरह से यही ओपन स्काई संधि काम करती है। लेकिन रूस इस संधि से बाहर आ गया है। रूस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी कोई निगरानी करे, उसकी जो मिलिट्री है या उसकी जो सेना है उसकी कोई निगरानी करे। अगर कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 34 देश थे। और यह जो संधि है यह कब लागू की गई थी? यह 1 जनवरी 2002 में लागू की गई थी। हितेंद्र दवे को किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है, यानी सीईओ बने हैं? हितेंद्र देव। तो ये किस बैंक के सीईओ बने हैं? तो ये HSBC इंडिया के सीईओ बने हैं। HSBC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HSBC। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। तो इसके बहुत सारे शाखा ही होंगी। तो जो इंडिया वाली शाखा है उसके सीईओ कौन बने हैं? हितेंद्र देव। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में।
एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें पहले स्थान पर है हरियाणा। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में एक भी, इसमें ये थोड़ा गलत है, ये कभी पहला ही फ़ोटो है। इसमें जो हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया है उसमें पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक खून से संबंधित बीमारी होती है कि लोगों में या जो महिलाएं होती हैं ख़ास तौर पर, उनमें जो ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? इसमें मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और उसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? जैसे कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? इसमें दूसरे स्थान पर है ओडिशा, और तीसरे स्थान पर है इसमें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर था, लेकिन हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान से सीधे के सीधे तीसरे स्थान पर आ गया है। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, तो इसमें पहले स्थान पर हैं रिया चक्रवर्ती। और इसमें अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर हैं एडलाइन कैस्टोलिनो, ये दूसरे स्थान पर हैं। और दिशा पटानी ये तीसरे स्थान पर हैं, और कियारा आडवाणी ये चौथे स्थान पर हैं। ये कौन है? मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2020। तो ये जो सूची है, ये जो रैंक है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? यह द टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई है। और ये केवल, इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं? इसमें केवल ये जो 50 लोग हैं, इसमें केवल भारतीय महिलाएं ही शामिल की गई हैं। और इसमें वो सभी महिलाएं शामिल की गई हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे।